नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से हिंदी साहित्य की जितनी भी तैयारी होती है, मतलब जितने भी एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी होती है, हम सभी एग्ज़ाम्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। अगर आप एक एस्पिरेंट हैं और हिंदी साहित्य से जुड़े एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायी होने वाला है ये चैनल। तो चलिए, आज हम हिंदी साहित्य की एक बहुत ही ज़्यादा बहुचर्चित नाटक को पढ़ेंगे जिसका नाम है सिंदूर की होली। तो देखिए, यह जो नाटक है पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र कृत है, सिंदूर की होली। और ये नाटक बहुत ही ज़्यादा बहुचर्चित है, शायद आपके सिलेबस में भी लगा हो। तो देखिए, ये जो नाटक है बीए एमए में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो इस नाटक के जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं और लक्ष्मी नारायण से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम यहाँ पे देखने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। तो हम पूरा नाटक नहीं, नाटक के अंदर आने वाले मुख्य कथनों को, उसके कथानक को और लक्ष्मी नारायण से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम देखेंगे। तो देखिए क्या है, पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र कृत सिंदूर की होली नाटक संपूर्ण अध्ययन और विश्लेषण। तो हम पूरा ही ज़्यादा मतलब इसके जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सभी को देखेंगे। पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र का जन्म 17 दिसंबर 1903 को हुआ था और इनका जो निधन है 19 अगस्त 1957 को हुआ था। तो देखिए, 1903 में जो है लक्ष्मी नारायण मिश्र का जन्म हुआ है और ये पंडित थे, और 1957 में इनका निधन हुआ है। पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र की संक्षिप्त जीवनी को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी हम किसी रचना को पढ़ते हैं तो जो रचनाकार है, अगर हमने उसकी जीवनी को देख लिया या उसका परिवेश देख लिया कि किस इन्वायरमेंट में पले बढ़े हैं, तो उनकी रचनाओं को समझने में आसानी होती है। तो देखिए क्या है, पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र की संक्षिप्त जीवनी। तो पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का जन्म 1903 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के जलालपुर गांव में हुआ था। वे हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार थे। मिश्र जी ने दो प्रकार के नाटकों की रचना की है, समस्या प्रधान नाटक और ऐतिहासिक नाटक। मिश्र जी को समस्या प्रधान नाटकों से अधिक प्रसिद्धि मिली है। तो समस्या प्रधान नाटक है उसके जो जन्मदाता हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र को ही माना जाता है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं कि समस्या प्रधान नाटकों के जो प्रवर्तक हैं या जन्मदाता हैं पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र को माना जाता है। मिश्र जी को समस्या प्रधान नाटकों से अधिक प्रसिद्धि मिली। मिश्र जी को हिंदी में समस्या प्रधान नाटकों का जन्मदाता कहा जा सकता है। मिश्र जी के नाटकों में अंग्रेजी के प्रसिद्ध नाटककार इब्सन और बर्नार्ड शॉ का स्पष्ट प्रभाव मिलता है। तो इनके नाटकों में जो इंग्लिश में लिखने वाले नाटककार हैं इब्सन और बर्नार्ड शॉ का मतलब प्रभाव हमें देखने को मिलता है। पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र ने कई सांस्कृतिक, पौराणिक, ऐतिहासिक तथा सामाजिक नाटक लिखे। और देखिए क्या है, अंतर्जगत उनकी प्रथम रचना थी जो 1921 में मतलब लिखी गई और 19 तारीख और 1922 में प्रकाशित हुई। तो अंतर्जगत जो रचना है इनकी पहली रचना है, यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं या हाईलाइट कर सकते हैं। तो देखिए, ये जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो मैं आपको रुक रुक के बता रहा हूँ उन पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में, यद्यपि उनके नाटकों की नारियां अपने काम संबंधों में पर्याप्त स्वतंत्रता बरतती है और इस कारण उनका चरित्र पहली दृष्टि में भारतीय मान्यताओं के प्रतिकूल दिखाई पड़ता है, पर गहराई में जाकर देखने से विदित होता है कि उनकी जीवन दृष्टि मूलतः भारतीय है। तो जो काम भावना है उनके नाटकों की जो स्त्रियां हैं उनमें देखने को मिलता है, लेकिन जो स्त्रियां हैं उनमें जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वह भारतीय ही रूप से हमें देखने को मिलता है। तो ये इनकी विशेषता है नगेंद्र के अनुसार। और देखिए, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के शब्दों में, मिश्र जी ने परंपरा से हटकर सहशिक्षा, बहुविवाह, अनैतिक संबंध आदि सामाजिक समस्याओं को केंद्र में रखकर नाटकों की रचना की है। इन समस्याओं का समाधान भारतीय जीवन मूल्यों को दृष्टि में रखकर प्रस्तुत किया गया है।
तो रामचंद्र तिवारी के अनुसार मिश्र जी ने परंपरा से हटकर, मतलब जो परिपाटी उस समय नाटकों की या रचनाओं की चल रही थी उससे हटकर उस समय किन मुद्दों पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा था, जैसे कि बहु विवाह पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा था, अनैतिक संबंध, तो इन सभी चीज़ों पे उन सभी चीज़ों से हटकर उन्होंने अपनी एक नई परिपाटी बनाई और उस पर ध्यान केंद्रित करके अपनी रचनाएं रची हैं। ठीक है, तो ये रचना, मतलब ये जो है पॉइंट है, आपको मिश्र जी को समझने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, मतलब बात समझने में, उनकी जो चरित्र है उनको समझने में आसानी रहेगी। अगर हम उनकी रचनाओं को देखें तो देखिए उनकी कृतियाँ कौन कौन सी है। सामाजिक नाटक अगर हम देखें तो अशोक 1926 का, देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो नाटक है वह अशोक के फूल, लेकिन यहाँ पे जो नाटक है वह अशोक 1926 का है। फिर है सन्यासी 1930 का है। फिर है राक्षस का मंदिर 1931 का है। मुक्ति का रहस्य 1932 का है। राजयोग एक जो किताब है वह स्वामी विवेकानंद की भी है, इनकी भी है, तो राजयोग 1933 में लिखी गई। सिंदूर की होली 1934 की, तो सिंदूर की होली आज हम पढ़ेंगे, इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो 1934 की रचनाएं हैं। और आधी रात 1936 की, 1930 की है गुड़िया का घर, और 1930 का है। देखिए अगर आपको कोई भी रचना याद करनी है तो आप कुछ टाइमलाइन सेट कर लीजिए कि 1936 में देखिए कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रचनाएं हमें देखने को मिलती है, जैसे कि गोदान देखने को मिल जाएगा आपको। और देखिए बहुत सारी, मतलब जितनी भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं हमें ज़्यादातर 1936 के टाइम पीरियड में ही देखने को मिलता है, मतलब 1930 से 1940 के पीरियड में। तो जितनी भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं 1930 से 40 वाली, इनको ज़रूर याद कर लेना ताकि आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी हो। अगर हम ऐतिहासिक नाटकों को देखें तो गरुड़ ध्वज 1945 का है। वत्सराज 1950 का है। दशाश्वमेध 1950 का है। और वित्सता की लहरें 1957 की है। जगदुध्रु 1958 की है। सरयू की धार 1974 की है। गंगाद्वार 1974 की है। तो देखिए ये इनके प्रमुख नाटक हैं, रचनाएं हैं। तो इनकी जितनी भी रचनाएं हैं महत्वपूर्ण हैं, इनको आप 2 से 4 बार जरूर देखिएगा, पढ़िएगा। पौराणिक नाटक, देखिए पौराणिक नाटक में आ जाता है नारद की वीणा 1946 का, चक्रव्यूह 1954 का, चित्रकूट और अपराजित प्रतिज्ञा का योग। तो ये सारे इनके पौराणिक नाटक हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। और देख लीजिए एकांकी संग्रह भी देखें तो अशोक वन 1950 का है। प्रलय के पंख पर 1951 का है। कावेरी में कमल 1961 का है। स्वर्ग में विप्लव 1966 का है। नारी का रंग 1966 का है। अंतर जगत कविता संग्रह 1924 का है। अशोक वन एकांकी 1950 का हमें देखने को मिलता है। और देखिए सिंदूर की होली नाटक के अगर हम प्रमुख बिंदुओं को देखें, तथ्यों को देखें, तो देखिए वे कौन से तथ्य हैं। सिंदूर की होली का रचना काल 1934 ईस्वी है। यह एक समस्या प्रधान नाटक है, तो समस्या प्रधान नाटक है सिंदूर की होली। 1934 में इसका प्रकाशन हुआ है। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी को समस्या प्रधान नाटक का जनक कहा जाता है। सामाजिक समस्या प्रधान नाटकों के क्रम में सिंदूर की होली उनका 5वां नाटक है, तो 5वां नाटक है उनका समस्या प्रधान नाटकों में, और इनका ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नाटक भी माना जाता है। सिंदूर की होली नाटक की भूमिका राम प्रसाद त्रिपाठी ने 20 अप्रैल 1934 को लिखी थी। तो सिंदूर की होली जो रचना है उसकी जो मतलब भूमिका है राम प्रसाद त्रिपाठी ने लिखी है, और 20 अप्रैल 1934 को लिखी है। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के सभी नाटक 3 अंकों में हैं। इनके जितने भी नाटक हैं सभी 3 अंकों में हैं, और अंकों का विभाजन दृश्यों में नहीं किया गया है। मतलब आप नाटक पढ़ते हैं तो नाटक में हमें दृश्य भी देखने को मिलता है, लेकिन इनके नाटकों में हमें दृश्य नहीं देखने को मिलते। इस नाटक की खास बात यह है कि इस नाटक में एक ही दिन की पूरी घटना का वर्णन किया गया है। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इस नाटक में उन्होंने चिरंतर नारीत्व की समस्या का प्रतिपादन किया है। नाटककार ने समकालीन भारतीय समाज में स्थित नारी समस्या का अंकन विभिन्न पात्रों के द्वारा
किया है। तो इसमें नारी की जो समस्या है उसको केंद्र में रखकर विभिन्न पात्र मतलब अलग अलग पात्रों के द्वारा दिखाने की कोशिश की गई है कि नारी को किस किस प्रकार के दुख झेलने पड़ते हैं, कष्ट झेलने पड़ते हैं। और देखिए क्या है, इस नाटक के 3 अंक हैं। तीनों अंकों में दृश्य स्थल एक ही है, डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल के बंगले की बैठक। तो जो दृश्य है जहाँ पे मतलब हमें ये नाटक देखने को मिलता है वह क्या है, एक जगह है जहाँ पे डिप्टी कलेक्टर का मुरारी लाल के बंगले का बैठक की जगह है जहाँ पे लोग बैठते हैं, तो उस जगह पे ये दृश्य हमें देखने को मिलता है। तीनों दृश्य का समय जो है, पहला दृश्य 9 बजे है, दूसरा दृश्य संध्या काल और तीसरा दृश्य रात्रि 10 बजे का है। नाटक के कथानक का समय 12 बजे दिन वर्ष काल का है। क्या है, जो नाटक का दृश्य है 12 बजे दिन है और वर्षा काल का है, मतलब जो समय है क्या है, उस समय वर्षा हो रही है, वर्षा काल का है। अगर हम नाटक के पात्रों को देखें तो नाटक में कुल 9 पात्र हैं, जिसमें 7 पुरुष और 2 स्त्री पात्र हैं। रजनीकांत, देखिए रजनीकांत जो है सिंदूर की होली का महत्वपूर्ण पात्र है और भगवंत सिंह का भतीजा, उम्र जो है 17 से 18 वर्ष। तो रजनीकांत की उम्र कितनी है, 17 से 18 वर्ष, और ये पूछा जाएगा। और देखिए क्या है, मनोज शंकर मुरारी लाल के मित्र का लड़का है और मुरारी लाल जो है डिप्टी कलेक्टर है और उम्र जो है उसकी 40 वर्ष है। 10,000 रुपये लेकर रजनीकांत के हत्या का मार्ग निरापद कर देता है। 10,000 रुपये में मतलब जो उसकी हत्या हुई होती है रजनीकांत की, उसको क्या कर देता है, सारा मामला खत्म कर देता है 10,000 रुपये लेकर। वहीं देखिए माहिर अली मुरारी लाल का पुराना मुंशी है। भगवंत सिंह पहले मजिस्ट्रेट था, फिर राय साहब हो गया। रजनीकांत का हत्या करने वाला जो है भगवंत सिंह है। तो ये पूछा जाएगा कि भगवंत सिंह कौन है, तो रजनीकांत जो है जिस लड़के की हत्या हुई उसको किसने किया, भगवंत सिंह ने। और देखिए क्या है, हरनंदन सिंह कौन है, रजनीकांत के पिता का जो मामा है वह है हरनंदन सिंह। डॉक्टर जो है चंद्रकला का चिकित्सक है। स्त्री पात्र अगर हम देखें तो चंद्रकला है। मुरारी लाल की बेटी है, उम्र है 20 वर्ष और नाटक की प्रमुख पात्रा है जो रजनीकांत से प्रेम करती है और मृत रजनीकांत के हाथों अपनी मांग में सिंदूर भरकर उसकी विधवा बन जाती है। तो देखिए जो चंद्रकला है वही इस नाटक की महत्वपूर्ण मतलब एक नायिका है और पात्र है, और वह जो है विधवा, एक तरह से विधवा बन जाती है उसकी हत्या पर। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि मतलब ये पूछा जाएगा कि चंद्रकला कौन है, रजनीकांत कौन है, ये सारे पात्रों के बारे में जरूर पूछा जाएगा। मिलान में इनसे प्रश्न बनते हैं, तो इनको आप देखते चलिए और 1 से 2 बार, जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे और या पढ़ नहीं सकते तो 2 से 3 बार अगर इस लेक्चर को सुनेंगे नहीं तो चीज़ें देखिए याद नहीं होती। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, अगर आप खुद से बोल बोल के पढ़ते हैं तो चीज़ें जो हैं याद होती है। तो देखिए यहाँ पे आप समझने के लिए पढ़ लीजिए, बाकी आपको खुद से भी पढ़ना पड़ेगा। मनोरमा कौन है, तो देखिए मनोरमा कौन है, रूढ़िवादी सोच वाली चंद्रकांता की विरोधी है जो मुरारी लाल के घर पर रहती है। उसकी जो उम्र है 18 वर्ष है। सिंदूर की होली नाटक का जो मुख्य उद्देश्य है, अब उसको हम देखते हैं क्या है। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र जी को सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इस नाटक में उन्होंने चिरंतन नारी की समस्या का प्रतिपादन किया है। नाटककार ने समकालीन भारतीय समाज में होने वाली नारी के समस्याओं का चित्रण विभिन्न पात्रों के माध्यम से किया है। वैधव्य भारतीय समाज में एक कलंक है। इस कलंक को मिटाने का प्रयास राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती आदि कई समाज सुधारकों ने किया है। कि आपको पता है कि अगर हमारे समाज में कोई स्त्री विधवा है या कोई नारी विधवा है तो उसको हम एक अलग ही दृष्टि से देखते हैं। उसको हम इस दृष्टि से देखते हैं कि मतलब वो जो है उसका मतलब चरित्र ठीक नहीं है, इसी कारण उसके पति की मृत्यु हो गई है। 1 मिनट। तो हमारे समाज में किसी भी स्त्री का विधवा होना बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि मतलब हमारा समाज जो है इन सभी चीज़ों को स्वीकार नहीं करता है। वहीं देखिए वैधव्य भारतीय समाज में एक कलंक है।
तो देखिए आपको पता ही है कि राजा राम मोहन राय की जो भाभी थी वह भी विधवा थी और उनको सती प्रथा के अनुसार उनको जला दिया गया था। इसी कारण उनको बहुत ही आहत हुए वो इन सभी चीज़ों से, और उन्होंने विधवाओं को एक तरह से सती प्रथा जो था, जो नियम था, उसको ख़त्म करवाया और विधवाओं का पुनः विवाह, इन सभी चीज़ों में जुट गए। और मतलब उनके ही अथक प्रयासों से आज का जो समाज है उसमें हमें कुछ बदलाव विधवाओं के लिए देखने को मिला है। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते हुए भारतीय नारी की दशा को सुधारने का भी प्रयास किया गया है। सिंदूर की होली नाटक में इसी वैधव्य की समस्या को केंद्र में रखकर इस पर अनेक प्रकार से चर्चा की गई है। तो सिंदूर की होली जो नाटक है, इसमें विधवाओं को ही केंद्र में रखकर अलग अलग दृष्टिकोण के हिसाब से देखा गया है और बताने की कोशिश की है कि उनका मतलब विधवा होना किस प्रकार से समस्या का कारण है, मतलब उनको कितनी समस्याएं जो है झेलनी पड़ती है खुद विधवा होने के कारण। तो उसी को केंद्र में रखकर उन्होंने नाटक लिखा है। नाटक में चंद्रकला केंद्रीय पात्र है, जिसके द्वारा प्रणय और वैधव्य का संघर्ष अभिव्यक्त हुआ है। तो चंद्रकला के माध्यम से जो लेखक हैं, रचनाकार हैं, वे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप भारतीय समाज में एक विधवा हैं तो आपको कितने सारे कष्टों से जूझना पड़ेगा, समाज में आपको किन नज़रों से देखा जाएगा और आपको क्या क्या मतलब जो कष्ट हैं वे झेलने पड़ेंगे, वे सारे के सारे जो हैं इसमें हमें अभिव्यक्त होते हुए दिखते हैं। सिंदूर की होली का अगर हम नाटक का कथानक देखें तो देखिए सारांश रूप में कथानक है, इसको हम देख लेते हैं ताकि आसानी हो नाटक को समझने में। नाटक में चंद्रकला डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल की एकमात्र संतान है। उसकी आयु 20 वर्ष है। चंद्रकला का पालन पोषण शिक्षा दीक्षा पाश्चात्य वातावरण में हुआ था, इस कारण उसके विचार तथा व्यवहार स्वच्छंद थे। चंद्रकला स्वतंत्र तथा उन्मुक्त प्रेम की पक्षधर थी। प्रथम दृष्टि में ही उसे रजनीकांत से प्रेम हो जाता है। वह यह जानते हुए कि रजनीकांत विवाहित है, उसे प्राप्त करने की इच्छा रखने लगती है। चंद्रकला रजनीकांत की सुंदर मुस्कान पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है और अस्पताल जाकर मृत रजनीकांत की उंगलियों से अपने माथे पर सिंदूर लगवाकर सिंदूर की होली खेलती है। और देखिए क्या है, रजनीकांत के प्रति वह पूरी तरह समर्पित है। वह रजनीकांत को देखने के लिए अस्पताल जाती है। उसे न तो अपने पिता के मान सम्मान का ध्यान है और न ही समाज का डर है। उसके पिता मुरारी लाल उसके इस कृत्य पर बहुत क्रोधित होते हैं और कठोर स्वर में उससे पूछते हैं। मुरारी लाल शाम को गई थी अस्पताल में, जोर से बोलती क्यों नहीं? चंद्रकला धीरे स्वर में बोलती है, जी गई थी। फिर देखिए मुरारी लाल क्या कहते हैं, क्रोध में बस एक शब्द जी मेरे सामने आज आ रही है और भरे अस्पताल में उसके सर पर हाथ रखने में, उसके तलवे को सहलाने में लाज नहीं आई। दुनिया जान गई कि मेरी लड़की अस्पताल में एक मरे हुए लड़के की सहानुभूति में वहां तक खिंच गई थी। मैं कल किस मुंह से कचहरी जाऊंगा? मुमकिन है कि कलेक्टर सुने तो समझे कि मैं रुककर उसकी ओर देखने लगता है। चंद्रकला वहां से जाना चाहती है। और देखिए क्या है, कहाँ चली? ठहर जा, मैं हरगिज ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपनी मर्यादा इस तरह मिट्टी में मिलते नहीं देखूंगा। अस्पताल क्यों गई थी? किसकी आज्ञा से? चंद्रकला देखिए फिर क्या कहती है। चंद्रकला कहती है, चूमने गई थी। मुरारी लाल घूरकर सारा दिन स्वांग किए रही और शाम को घूमने गई अस्पताल। तो घूमने का बहाना बनाती है। मैं चंद्रकला तेजी से भीतर से निकल जाती है। फिर देखिए क्या बात आती है। रजनीकांत की मृत्यु का समाचार सुनकर चंद्रकला अपना श्रृंगार करती है। गले में चंद्रहार पहनकर तथा मांग में सिंदूर डालकर कहती है, आज मैं भी विधवा हो गई। उसके इस उन्माद पर मनोरमा दुखी होकर चंद्रकला को समझाने का प्रयास करती है, लेकिन चंद्रकला अपने वैधव्य को आत्मज्ञान कहती है।
चंद्रकला छी, उन्माद क्यों होगा। मेरे भीतर आज चिरंतर नारित्व का उदय हुआ है। मेरे चेतना आज मेरे चारों ओर फैल रही है और तुम कहती हो मुझे उन्माद हो रहा है। मैं आज अपने पैरों पर खड़ी हूँ। मुझे किसी दूसरे पुरुष की सहायता की जरूरत नहीं है। रोटी और वस्त्र, मेरी शिक्षा इतनी हो चुकी है कि मैं अपना प्रबंध कर लूंगी। कोई चिंता नहीं है, मेरा वैधव्य अमर है। तो वो वैधव्य मतलब वो विधवा होने में ही मतलब खुद को अच्छा मान रही है कि मतलब जिससे उसने प्रेम किया और वो मतलब उस प्रेमी की ही विधवा रहना चाहती है, वो किसी दूसरे पुरुष से शादी नहीं करना चाहती। चंद्रकला अपने वैधव्य को अमर बनाना चाहती है, लेकिन मनोरमा जानती है कि यह क्षणिक आवेश है। तुम क्या समझती हो, वैसी हंसी मुस्कुराहट, शरीर की सुंदरता और उसका विकास, आंखों की बिजली और बालों का उन्माद, उस कोटि का चारों ओर हाथ उठाकर इतने बड़े संसार में दूसरा न होगा। और तुम्हारी दानशील प्रवृत्ति वहां भी न उलझ जाएगी। चंद्रकला की स्वच्छंद प्रवृत्ति के कारण ही मनोरमा को उसके अनेक बार विधवा होने का डर है। चंद्रकला आधुनिक विचारों वाली युवती है तथा नारी स्वतंत्रता की पक्षधर है। उसके अनुसार नारी स्वयं अपने शोषण के लिए उत्तरदायी है। स्त्री ने स्वयं अपना नरक बनाया है, पुरुष उसके लिए दोषी नहीं है। तो मतलब नए विचारों की स्त्री है चंद्रकला, और उसके जो विचार हैं पाश्चात्य संस्कृति से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, जो कि भारतीय संस्कृति में उसको स्वीकार करना थोड़ा कठिन है। चंद्रकला का मानना है कि पुरुष ने रोटी और कपड़े की आड़ में नारी को गुलाम बनाया है तथा जब तक नारी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाएगी तब तक उसके उद्धार की कोई संभावना नहीं है। अब देखिए चंद्रकला का जो कथन है वह क्या है। चंद्रकला, रोटी और कपड़े के प्रश्न को लेकर ही मर्यादा बिगड़ गई। हमारा स्त्रियों का निर्माण उन्हीं उपकरणों से हुआ है जिनसे पुरुषों का हुआ है, लेकिन तब भी हम पुरुषों की गुलामी सदैव से करते चली आ रही हैं। हमारे भीतर कभी संदेह पैदा नहीं हुआ, ऐसा क्यों। चंद्रकला, नारी की इस दासता का मुख्य कारण नारी के उन गुणों को ही मानती है जिनकी प्रशंसा करते पुरुष ने उसे बेड़ियों में बांध दिया और अपनी प्रशंसा से आत्म मुग्धता हुई। नारी पुरुष के समक्ष सदैव के लिए समर्पित हो गई। कभी त्यागमयी तो कभी वात्सल्य की देवी बनाकर पुरुष उसे छलता रहा, उसका शोषण करता रहा। नारी तन से ही नहीं मन से भी कोमल होती है। पुरुष ने नारी की इसी दुर्बलता का अनुचित लाभ उठाया है। शरीर और मन की इसी कमजोरी के कारण हम संसार के उन्मुक्त वातावरण से खिंचकर दीवारों के घेरे में डाल दी गई। चंद्रकला का यह मानना है कि यदि नारी अपने मन को मजबूत बना ले तो फिर उसकी मुक्ति हो जाए। चंद्रकला के अनुसार अपनी मुक्ति का प्रयास नारी को स्वयं करना है तथा पुरुष की चार हाथ की सेज को ही अपना संसार मानने की मानसिकता से बाहर आना है। चंद्रकला को सामाजिक रूढ़ियों का बंधन स्वीकार नहीं है। विवाह के अवसर पर होने वाले वेद मंत्रों, शंख ध्वनि, हवन, ब्रह्मभोज आदि को वह अर्थहीन मानती है। मतलब क्या है कि वो पाश्चात्य कल्चर से इतनी ज़्यादा प्रभावित है कि वह जो भारतीय संस्कृति है उसमें जो दोष हैं उसको वह बिल्कुल ही स्वीकार नहीं करना चाहती। और ये एक जो स्वतंत्र नारी है उसके अंदर स्वतंत्र नारी के जितने भी विचार हैं वह देखने को मिलता है। और पाश्चात्य शिक्षा होने के कारण जो चंद्रकला है उसकी जो बातें हैं सारी की सारी पाश्चात्य संस्कृति से मिलती हुई दिखती है। सामाजिक जीवन की परंपराओं की पूर्णतया अपेक्षा करते हुए वह अस्पताल में मन्नासन लेटे रजनीकांत के हाथों से अपना मांग में सिंदूर भरकर स्वयं को विवाहित करती है और मनोरमा के विरोध करने पर अपने वैधव्य का औचित्य सिद्ध करते हुए कहती है। चंद्रकला देखिए क्या कहती है फिर। विवाह तो मेरा भी हो गया, 1000-2000 आदमी भोजन नहीं कर सके, 10-20 बार शंख नहीं बजा, थोड़े से मंत्र और श्लोक नहीं पढ़े गए, यही ना।
मनोरमा तब विवाह कैसे हुआ? मनोरमा जो है उसकी माता लगती है और उसकी माता ही है या उसकी बहन है, ऊपर हमने देखा था। चंद्रकला देखिए फिर क्या कहती है, मुस्कुराकर कहती है विवाह की कई प्रणालियां हैं, हमारे ही यहाँ पहले प्रचलित थी, अब जरूर रुक गई है, लेकिन खैर मेरा तो हो गया। चंद्रकला अपने मत को ही शास्त्र मानती है, अनुभूति को महत्व देकर सामाजिक परंपराओं की उपेक्षा करती है। यथा शास्त्र और संस्कार मेरा मत है, मेरी आत्मा को जो स्वीकार बस वह कुछ नहीं। मनोरमा के वैधव्य को वह रूढ़ियों की देन मानती है, क्योंकि जिस पुरुष को देखा ही नहीं हो उसके नाम रूपी डोर से बंधकर वैधव्य को ढोना नितांत रूढ़िवादिता ही है। वह मनोरमा से कहती है बहन, तुम्हारा विधवापन तो रूढ़ियों का विधवापन है, वेद मंत्रों का और ब्रह्मभोज का। जिस पुरुष को तुमने देखा नहीं, जिसकी कोई धारणा तुम्हें नहीं है, जिसको कोई स्मृति तुम्हारे आत्मा को हिला नहीं सकी, उसका वैधव्य कैसा है तुम स्वयं सोच लो। इस प्रकार वह सामाजिक परंपराओं के प्रति अपनी उपेक्षा अभिव्यक्ति करती है। चंद्रकला भावुकता से आक्रांत है और अपने क्रियाकलापों में वह तथ्यों की अपेक्षा भावनाओं को अधिक महत्व देती है। वह अपने प्रेम भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाती है और मनोरमा से रजनीकांत का चित्र बनवाती है। मनोरमा का मत है कि चित्र को रजनीकांत की पत्नी के पास भेज देना चाहिए, किंतु चित्रकला को यह स्वीकार नहीं है, वह उसे सदैव अपने पास रखना चाहती है। यथा मनोरमा किसी तरह यह चित्र उसकी स्त्री के पास पहुंचाना चाहती है। और देखिए, चंद्रकला खूब कह रही हो सिर हिलाकर, चित्र बनवाया मैंने और भेज दूं उसके पास। मनोरमा, दान कर दो अपनी तरफ से, उसे इसकी जरूरत है। चंद्रकला, दूसरा बना दो। इस प्रकार लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने चंद्रकला के चरित्र को स्त्री सशक्तिकरण के रूप में सफल चित्रित किया। तो देखा आपने कि मतलब जो चंद्रकला है उसके अंदर जितने भी आधुनिक नारी है उसके अंदर मतलब जो आधुनिक नारी की जो सोच होनी चाहिए और पाश्चात्य संस्कृति की जो झलक है उसमें हमें पूर्णतः देखने को मिलता है। और देखिए, ये जो नाटक है मतलब ये जो नाटक है एक विशेष नाटक है, क्योंकि इसमें जो बात कही गई है कि मतलब जिससे शादी नहीं हुई और जिसके साथ वह रही नहीं, उसकी विधवा होकर वह पूरा जीवन बिताना चाहती है। तो चंद्रकला नाम की जो स्त्री पात्र है जिसको रजनीकांत की विधवा के रूप में दिखाया गया है, बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है। और देखिए, मनोरमा जो है, मनोरमा के बारे में पूछा जाएगा कि मनोरमा जो है रूढ़िवादी सोच वाली चंद्रकला की विरोधी पात्र है, जो मुरारी लाल के घर पर रहती है और जिसकी उम्र क्या है 18 वर्ष है, और जो चंद्रकला है उसकी उम्र है 20 वर्ष। तो चंद्रकला मनोरमा से बड़ी है और मुरारी लाल के घर पर रहती है और वह भी एक विधवा है। और वह ऐसी विधवा है कि मतलब उसका जो पति है उसको ना उसने कभी देखा, ना उसके साथ वह कभी रही, लेकिन वह मर गया, इसलिए वह अपना वैधव्य जीवन जी रही है। तो इसी सब चीज का विरोध जो है चंद्रकला जो है मनोरमा से करती है। और मनोरमा का विरोध यह है कि आप जो वैधव्य धारण करने की सोच रहे हैं वो वैधव्य इतना आसान नहीं है, और मतलब विधवा रहना एक दुख की बात है, बहुत ही कष्ट है उसमें। तो यही सारी बातें मतलब आधुनिकता और रूढ़िवादिता में जो एक तरह से लड़ाई है वह हमें इस नाटक में देखने को मिलता है। तो देखिए, हमने सिंदूर की होली नाटक के महत्वपूर्ण तथ्य और इसके महत्वपूर्ण कथनों को पढ़ा। हमने जो लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं उनकी प्रमुख कृतियां हैं उनको भी देखा। और देखिए, इसका हमने समय जाना कि ये जो रचना है सिंदूर की होली 1934 की रचना है। हमने जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सभी को देखा। देखिए, इसकी जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन कीजिए, आपको पहले या दूसरे नंबर पर टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा।
तो आप वहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हैं और चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप हिंदी साहित्य से जुड़े अभ्यर्थी हैं, एस्पिरेंट हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायी होगा वो चैनल। क्योंकि वहाँ पे मैंने इतना सारा कंटेंट ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है कि अगर आप केवल उस चैनल को फॉलो करेंगे तो आपका जो है नेट जेआरएफ का जो सपना है वो एक ही बार में पूरा हो जाएगा, इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए, आप लोग जो है अपना सपोर्ट साहित्य गुरु चैनल के साथ बनाइए और हिंदी साहित्य को प्रमोट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहिए, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो देखिए, आप लोगों का सिलेक्शन हो और आप लोगों को अच्छा कंटेंट मिले, यही मेरी आशा है। और आप लोग मेरे साथ जुड़िए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले कंटेंट, कुछ नए शब्दों के साथ, कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।